हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9, जिसकी शुरुआत भाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इंक्लूडिंग आवर नेम रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम बात करेंगे भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ और बेसिसिटी की। अमीन्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, इसकी वजह से भाई यहाँ पे बेसिसिटी अमीन्स की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। इस बात को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं भाई हम इनकी प्रॉपर्टीज़ से। तो अमीन्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो हम इनके कलर के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और हम इनके ऑडियोर के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। तो भाई इनका जो स्टेट होता है वो कैसा होता है, हमेशा की तरह लोअर एलिफेटिक अमीन्स है। लोअर नंबर जब भी आएगा तो भाई वो कैसा होगा, गैसियस होगा, चाहे फिर वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक्स हो या हमारे हैलोएल्केन्स हो, कुछ भी हो। तो यहाँ भाई लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो है उनका स्टेट कैसा होता है, गैसियस स्टेट में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमारे जो अमीन्स होते हैं जिनके पास मोर देन 3 कार्बन्स हो, वो किस स्टेट में होंगे, वो यहाँ होंगे भाई लिक्विड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएं, कितने ज़्यादा, 8 कार्बन से ज़्यादा हो जाए तो भाई वहाँ स्टेट कैसा होगा, सॉलिड स्टेट। मतलब भाई अमोनिया जो है, अमीन्स जो हैं वो तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। कब कब रहता है, जब लोअर कार्बन्स होंगे तब गैस में, 3 कार्बन के आसपास होंगे तब लिक्विड में, और जब मोर देन 8 कार्बन होंगे तो किस स्टेट में रहेगा भाई, ये रहेगा सॉलिड स्टेट में। अब बात करो भाई, जैसे मेरे पास एनिलीन है तो एनिलीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, क्योंकि वहाँ क्या होती है, एक एरिल रिंग, और हमें पता है एरिल रिंग में 6 कार्बन होते हैं। तो भाई एरिल कैसा हुआ, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 6 कार्बन मतलब किस वाले इसमें आएगा भाई, ये आएगा लिक्विड फॉर्म में। तो जो हमारी एनिलीन होती है वो किस स्टेट में होती है भाई, एनिलीन का होता है स्टेट लिक्विड। क्लियर। अब बात करते हैं हम इनके ऑडियोर की। देखो जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं इनका ऑडियोर कैसा होता है भाई, फिशी स्मेल, मतलब बहुत सड़ी हुई बदबू आती है, जैसे मछली सड़ जाएगी ना उसके बाद जो स्मेल आती है वो होती है फिशी स्मेल। वो किस में से आएगी, लोअर एलिफेटिक अमीन्स में से आती है। उसके बाद हम बात करते हैं हायर अमीन्स की। तो भाई अमीन्स में जो एक बात कॉमन है वो क्या है कि बदबू तो ये सारे अमीन्स मारते हैं, बस इनका कंपटीशन ये है ज़्यादा बदबू कौन मारेगा। तो यहाँ लोअर एलिफेटिक अमीन्स बहुत बैड स्मेल के होते हैं, उसके बाद इनमें भी स्मेल होता है पर कंपैरेटिव टू लोअर अमीन्स थोड़ा कम होता है। अब हम इनके कलर की बात करते हैं। देखो जैसे मेरे पास एनिलीन है तो भाई एनिलीन जो है वो कैसी है, कलरलेस कंपाउंड है। पर अगर इसको हम कहाँ रख दें भाई, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में रख दें और इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिल जाए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ये कलर दिखाना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, अपने कलर दिखाना शुरू कर देगी। तो ये तो हुई भाई इनके स्टेट की बात, कलर की बात और इनकी ऑडियोर की बात। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखो लोअर अमीन्स है, इसका मतलब कार्बन वाला जो पार्ट है वो कम है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के पास वो ज़्यादा है। अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ अमीन्स हम बढ़ाना शुरू कर देंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल देखो, CH3NH2, C2H5NH2। अब मैं लिख दूँ भाई CH3CH2 10 टाइम्स और फिर क्या है NH2।
अब देखो ये दोनों तो क्या है भाई, लोअर अमीन्स हैं, लोअर अमीन्स है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, लोअर अमीन्स है तो इनके पास तो थोड़ा ही कार्बन वाला पार्ट है, तो ये वाटर के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब वाटर आके नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उनके साथ आके अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन जब हम हायर अमीन्स पे जाएंगे तब क्या होगा भाई, ये कार्बन वाली चेन इतनी लंबी है कि एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा पर दूसरे को आने के लिए इतना बड़ा राउंड मारना पड़ेगा। मतलब भाई उसके पास जगह ही नहीं है आने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। इसीलिए हमने बोला भाई लोअर अमीन्स जो है वो सॉल्युबल होंगे और हायर अमीन्स कैसे होंगे हमारे, नॉट सो सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है ये, पर कब, जब हमने अमीन्स के लोअर नंबर ऑफ कार्बन और हायर नंबर ऑफ कार्बन्स का कंपैरिजन किया। अगर हम सेम बात करें कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, तब हम कैसे चेक करेंगे। देखो जैसे मानो भाई मेरे पास क्या है, एक 1 डिग्री वाला अमीन है, जैसे मेरे पास ये कोई अमीन है। अब तुम इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स चेक करो, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है भाई, 9, और एक हमारे पास है नाइट्रोजन। पहले हम इन तीनों के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। इस पे कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। कितनी हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 7 8 और 1 9। यहाँ भी भाई 9 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है। अब 3 डिग्री अमीन में भी मुझे 3 कार्बन दिख रहे हैं और हर 3 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और एक मेरे पास नाइट्रोजन। इसका मतलब इनमें फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है और नाइट्रोजन भी सेम है। अब हमें क्या चेक करना है कि जिस अरेंजमेंट में ये जमे हुए हैं उस अरेंजमेंट की वजह से इनका सॉल्युबिलिटी कितना होगा। तो देखो भाई 1 डिग्री अमीन में कितनी अवेलेबल हाइड्रोजन है, 2 डिग्री में 1 और 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या करेगी, डिसॉल्व होना शुरू करेगी। बात आई समझ में। लेकिन 2 डिग्री में क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही बार अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगी इसको डिसॉल्व होने के लिए, और 3 डिग्री में तो भाई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रही। मतलब अगर यहाँ सॉल्युबिलिटी हुई भी तो बहुत थोड़े अमाउंट में होगी। बात समझ में आई। तीनों में हमने कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अरेंज किया। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा भाई, 1 डिग्री, दैन 2 डिग्री एंड दैन 3 डिग्री। यहाँ बात हुई हमारी सॉल्युबिलिटी की, दोनों केस में जब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे और जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तब हम कैसे इनको चेक करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में भाई सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस अमीन के नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर के बारे में 1 डिग्री 2 डिग्री और हमारा 3 डिग्री अमीन का कैसा होता है। देखो आपको एक चीज़ जो यहाँ कॉमन दिख रही है वो क्या है, इन तीनों के पास एल्किल कार्बन्स हैं। एल्किल कार्बन है तो क्या हुआ भाई, एल्किल कार्बन है इसकी वजह से क्या हुआ, हर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हर बार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1 कार्बन डोनेट करेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ भाई 3 कार्बन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जबकि हमारे नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी क्या होता है, लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है और तुम इलेक्ट्रॉन्स और दे रहे हो, तब क्या करेगा नाइट्रोजन इतने सारे लोन पेयर को रख के, तो भाई ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करता है। अब भाई नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसकी वजह से इसके पास एक तो लोन पेयर एक्स्ट्रा है और दूसरी बात भाई अगर ये डोनेशन दिखा रहा है इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा।
अब बात समझ में आई कि जो अमीन्स है वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए मैंने माना कि भाई ये बेसिक नेचर दिखा रहा है। अब बेसिक नेचर किसकी वजह से दिखा रहा है? भाई इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने भाई यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा ली। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है और फिर हमारे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने क्या किया भाई, अमीन को बेस माना, इसके साथ एक हैलोजन एसिड का रिएक्शन करवाया। हैलोजन एसिड का जब हमने रिएक्शन करवाया तब हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ भाई? सॉल्ट का। सॉल्ट का फॉर्मेशन होते ही हमें समझ में आ गया कि भाई अमीन तो क्या है, ये तो एक बेस है। ठीक है, अब हमने सेम चीज़ एरिल अमीन्स के साथ भी परफॉर्म की। हमने क्या देखा, जो हमारे एरिल अमीन्स हैं, अगर इनकी रिएक्शन हम किससे करवाएं? हैलोजन एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा भाई? हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाने पे भी हमें एनिलीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन्स का रिएक्शन करवाने पे हमें हर बार एसिड के साथ क्या मिलेगा? एनिलीनियम सॉल्ट। एंड दिस प्रूफ कि जो हमारे अमीन्स होते हैं ये कौन से नेचर के होते हैं? ये भाई हमेशा बेसिक नेचर रखते हैं। ये अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हमेशा रखते हैं। अब इसके बाद जब हमने इनका एसिडिटी ऑर्डर चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि कब तक, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री जो हमारे अमीन्स हैं। अब अमीन्स का नेचर बेसिक तो है, पर अब किसका कितना बेसिक नेचर है, मतलब 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। इसके इस ऑर्डर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमने यहाँ पे हमारे अमीन की रिएक्शन करवाई एक वाटर मॉलिक्यूल से। अब क्योंकि हमें पता है जो अमीन है वो क्या है, एक लुईस बेस, और लुईस बेस का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। तो इसने क्या किया भाई, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लिया, यहाँ पे इसने OH आयन का डोनेशन जो है हमें वाटर मॉलिक्यूल से मिला। अब हमें ये वाली चीज़ अच्छे से जानते हैं कि भाई एक Kb वैल्यू होती है और एक क्या होती है, एक pKb वैल्यू होती है। जो Kb वैल्यू होती है वो OH आयन की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये OH आयन की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हम इसको लिखते कैसे हैं? हम ऐसे लिखते हैं, देखो Kb इज इक्वल टू, Kb क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं भाई? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? OH आयन के साथ RnH3। यहाँ क्या है भाई? यहाँ पे RnH2 के साथ क्या है? वाटर का भी मॉलिक्यूल है। लेकिन वाटर कैसा है भाई? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का तो क्या होगा? कोई सीन ही नहीं है। न्यूट्रल को हम लिखे तो भी बढ़िया, नहीं लिखे तो भी बढ़िया, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी NCERT में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इतनी चीज़। ठीक है, अब मैंने बोला Kv जो है वो OH आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी जल्दी हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा, उतनी ही जल्दी हमारा बेसिक ऑर्डर बढ़ेगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, OH आयन का कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? इसकी बेसिसिटी के। बिल्कुल सही बात है। ये बात भी हमने 11th क्लास में पढ़ ली थी कि जो Kb वैल्यू होती है वो pKb वैल्यू के क्या होती है भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी वजह से क्या हुआ, अगर OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर क्या घटेगा भाई? यहाँ पे जो Kb की वैल्यू है pKb की, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इसके साथ साथ? इसके साथ साथ भाई Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो डिक्रीज हो रही है वो किसकी वैल्यू हो रही है? सिर्फ pKb की। pKb क्या होता है? देखो, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है। Kb क्या होता है, pKb क्या होता है,
और किसके फैक्टर से क्या इफेक्ट होगा। केवी के OH आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे माइनस लग रहा है मतलब इनडायरेक्टली। जितनी जल्दी OH आयन का डोनेशन होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतने ही ज़्यादा वैल्यू हमारे केवी की होगी। तो अब हम कंक्लूजन पे आए, हमने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ देख ली। हमने देखा भाई जो केवी वैल्यूज़ है हमने उसको ऐसे मेंशन किया, इससे हमें पता चला जो केवी आयन कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH आयन कंसंट्रेशन के। दूसरी बात क्या पता चली, जो हमारी पीकेवी वैल्यू है वो क्या है भाई, माइनस लॉग ऑफ केवी है। लॉग केवी के क्या है, माइनस है, मतलब जितना लॉग घटेगा केवी घटेगा उतना ही पीकेवी वैल्यू बढ़ेगा, और पीकेवी और केवी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हमारे पास लास्ट कंक्लूजन भाई ये निकल के आया। ठीक है, अब इससे क्या हम देखेंगे कि हम अब देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में कौन कितनी जल्दी OH आयन डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। उसके बेसिस पे ही हम इसको क्लासिफाई कर देंगे, इनका ऑर्डर सेट कर देंगे। देखो यहाँ पे पहले हम कंपैरिजन करते हैं अमोनिया के बीच में और एल्किल एमीन्स के साथ। देखो होता क्या है, एल्किल एमीन के पास एक R है और NH3 है। जब हमने क्या किया, इनका प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हमने निकाली पहले। देखो कोई भी थ्योरेटिकल एज्यूम्पशन अगर हम मान रहे हैं कि ये सही है तो पहले हमने उसका प्रैक्टिकल किया है। अगर प्रैक्टिकल सही हुआ मतलब प्रैक्टिकल जो आया ठीक है, उसके बाद हम उसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन निकालते हैं। अगर वो कैलकुलेशन सही आई इसका मतलब भाई वो ही हमारा लास्ट रिजल्ट बन जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया भाई, अमोनिया की और एल्किल एमीन्स की प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो हमें मिली वो क्या थी पीकेवी की, हमें अमोनिया की मिली 4.75 और एल्किल अमीन की हमें मिली 3.75 से 4.22 के बीच में। ये वैल्यूज़ तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि भाई पीकेवी वैल्यूज़ जो है वो प्रैक्टिकल हमें क्या मिली। अब जब हमें ये वाली वैल्यूज़ मिली तो हमने रीज़न ढूंढने का ट्राई किया कि क्या जो ये वैल्यूज़ लिख रही है ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमने देखा कि भाई हमारे जो अमोनिया है इसके पास कोई फैक्टर ही नहीं है जिसकी वजह से क्या हो, बेसिसिटी बढ़े या घटे। पर जो हमारा एल्किल अमीन है इसके पास एक R ग्रुप है। R का नेचर कैसा होता है, इस एल्किल का, इसका होता है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। अब इसके पास ऑलरेडी क्या है भाई, लोन पेयर, और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो ज़्यादा जल्दी अपना डोनेशन देगा ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर्स हैं और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए, तो ये जल्दी क्या करेगा, OH आयन का डोनेशन करेगा, लोन पेयर का डोनेशन करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। इसकी वजह से हमें ये वाला कंक्लूजन जो है सही लगा कि भाई जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आई है इनकी बेसिसिटी की वो बिल्कुल सही है। अब पीकेवी किसका ज़्यादा है, अमोनिया का। इसका मतलब बेसिक ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा भाई, बेसिक ऑर्डर यहाँ पे एल्किल अमीन्स का ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन पे। इज दैट क्लियर। हमने क्या क्या कंपैरिजन यहाँ देख लिया, हमने अमोनिया और एल्किल अमीन में तो डिसाइड कर लिया, देख लिया कंक्लूजन कि एल्किल अमीन्स तो अमोनिया से ज़्यादा कैसे होते हैं, बेसिक। अब चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये तो हमने अमोनिया का कंपैरिजन पढ़ा है। अब हम किसका पढ़ेंगे, हमारे एल्किल अमीन्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। देखो एल्किल अमीन्स का जो कंपैरिजन है वो गैसियस फेज में अलग होता है, लिक्विड फेज में अलग होता है। उसके पीछे कुछ एक फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हम यहाँ पढ़ेंगे भाई प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हमें करते हैं हम उनको बोलते हैं प्लस आई फैक्टर्स। तो यहाँ भाई जो मेरे पास 1 डिग्री अमोनिया होता है, तुम मुझे बताओ उसके पास कितने एल्किल ग्रुप्स होते हैं। भाई 1 डिग्री में तो एक R होता है, 2 डिग्री में 2 होते हैं, पर 3 डिग्री में हमारे पास 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब एक ही इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 2 कितने करेगा,
और जब 2 बहुत कर रहे हैं तो 3 कितना करेंगे। इसकी वजह से इनकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है वो कैसा आता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब 3 एल्किल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, साथ में भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 और वहाँ पे तो सिर्फ 1 एल्किल है जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है। अब ये जो ऑर्डर आया है ना, यही हमारा किसका ऑर्डर है, गैसियस फेज में। गैसियस फेज में इनका ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहता है। पर अगर हम बात करें इनकी लिक्विड फेज में, मतलब सॉल्वेशन, सॉल्युबिलिटी, इन सब के साथ, अब हमने क्या किया भाई, सॉल्वेशन के साथ इनका फैक्टर चेक करने की कोशिश की कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर इफेक्ट होगा। तो हमने क्या किया भाई, वाटर एक्वस फेज में हमने इसका अमोनिया का रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिला भाई, हमें मिला अमोनिया का सॉल्ट। भाई इससे हमें क्या पता चला कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ भाई, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उतनी ही ज़्यादा हमारी बेसिसिटी होगी। मतलब हमने देखा 1 डिग्री में तो कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी भाई, 2 हाइड्रोजन। और अगर हम इस गिवन सॉल्ट की बात करें तो इसमें कितनी है, 3 हाइड्रोजन्स। मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, बॉन्डिंग कर सकते हैं। और जब हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन्स आके बॉन्डिंग कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भाई एक ही वाटर मॉलिक्यूल आके क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब कोई बेसिसिटी ही नहीं है। तो सॉल्वेशन के फेज में हमने इनकी बेसिसिटी को कौन से फैक्टर से चेक किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब यही ऑर्डर किसका हुआ भाई, यही ऑर्डर हुआ इनकी बेसिसिटी का। तो हमने किस किस में देख लिया भाई, पहले तो हमने देखा किसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गैसियस फेज में, और हमने ये देखा कि भाई प्लस आई इफेक्ट की वजह से इनका ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिर हमने देखा सॉल्वेशन के फेज में इनका जो ऑर्डर कैसा आया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब लास्ट फैक्टर जो हम इनका देखेंगे वो क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, भीड़। मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उसका क्या होगा, बेसिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो R3N मतलब 3 डिग्री, R2NH और क्या है भाई, RNH3। सबसे ज़्यादा क्राउडीनेस है भाई इसके पास, क्योंकि एक R में 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, हाइड्रोजन आयन का, OH आयन का डोनेशन, या हम माने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन क्या है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ इनका ऑर्डर क्या आया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ हम क्या देखेंगे भाई, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है इसमें क्या है, इसमें 1 डिग्री बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन हैं भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर कैसा है हमारा स्ट्रक्चर, 1 डिग्री अमीन का। अब 3 हाइड्रोजन है, मतलब कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, 3 बार। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारी बेसिसिटी
उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तो 3 बार हुई, 2 डिग्री में तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, तो वहाँ पे कितनी बार हो पाएगी भाई? 2 बार। RnHr और एक और हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। पर जब हम बात करेंगे टर्शरी अमीन्स की, तो वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन इनको मिलेगा, और उस एक हाइड्रोजन की वजह से वहाँ पे कितनी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इन्होंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन, हमने भाई बेसिसिटी को 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री के ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है। किसके बेसिस पे? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा हमें मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी होगी। ये तो हमारे 2 फैक्टर हो गए। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या आया? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सेकेंड फैक्टर क्या था? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की वजह से क्या आया? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या आता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब ये क्या है भाई? ये मेरे पास है 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन में तुम ये देखो कितनी ज़्यादा हिंड्रेंस इसके पास प्रेजेंट है। मतलब जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस प्रेजेंट होगी, वहाँ से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा एटम है, सेंट्रल एटम, उसके पास किसी का भी आना उतना ही मुश्किल होगा जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, जितनी ज़्यादा क्राउडीनेस होगी। इसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी हमारा बेसिक ऑर्डर क्या हुआ भाई? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तीनों फैक्टर हमको समझ में आ गए। तीनों फैक्टर की वजह से हमने कैसे इनका क्या चेक किया, बेसिसिटी का ऑर्डर। ये बात तो हमारी यहाँ कंप्लीट हुई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और हमारे किसमें, अमोनिया के कंपैरिजन में। अब यहाँ भाई हम एक छोटा सा ऑर्डर जो है अरेंज करते हैं। कब? जब हमारे पास R बल्कि ग्रुप हो और एक क्या हो भाई, CH3 ग्रुप हो। हमने क्या बोला, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है भाई 1 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री। जब बल्कि ग्रुप होगा तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1। जब हमारा ग्रुप स्मॉल होगा भाई 2 डिग्री तो जो है सबसे आगे आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा, ये है मेरा 1 डिग्री और ये है मेरा 3 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि जब हम बात किसकी कर रहे थे, बल्कि ग्रुप की, तो ऑर्डर क्या आया, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। और जब बात हम छोटे ग्रुप की कर रहे थे, मिथाइल ग्रुप की कर रहे थे, तब ऑर्डर क्या आया भाई, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये तो बात हुई हमारी एलिफैटिक अमीन्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन हमारी एनिलीन के साथ। अब देखो एनिलीन में क्या है, एक NH2 है। अब NH2 का रिश्ता तो किसके साथ है भाई, लोन पेयर के साथ। और बेंजीन रिंग के पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर एक दूसरे को देखते हैं तो रह नहीं पाते जुड़े बिना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर को क्या नहीं होने देंगे, फ्री नहीं होने देंगे। अब ये फ्री नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा तो कैसे लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। तुम्हें किसी कैटेगरी में जाने के लिए बिहेवियर तो सेम रखना पड़ेगा, एटलीस्ट उसकी क्या क्रॉस करनी पड़ेगी, उसकी जो भी एलिजिबिलिटीज़ है वो तो क्रॉस करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो लोन पेयर बिहेव ही नहीं करेगा डोनेशन का, तो कैसे ये ऐसे बिहेव बेस कर रिएक्ट करेगा। तो भाई यहाँ पे इनका ऑर्डर क्या आया, अमोनिया का ज़्यादा आया। किसके कंपैरिजन में, एनिलीन के कंपैरिजन में। ये बात हो गई हमारे अमोनिया और हमारे एनिलीन की कंपैरिजन की। अब हम ओवरऑल कंपैरिजन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास कौन आया था, एल्किल अमीन्स। सबसे ज़्यादा एल्किल अमीन्स में भी कौन आया था, लिक्विड फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सॉल्वेशन फेज में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फिर हम बात करें अमोनिया की, और लास्ट में भाई एनिलीन के पास तो लोन पेयर फ्री नहीं होते, इसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम आया।
यहाँ हमें क्या करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या है, एरोमेटिक भी है, अमीन्स भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी है। इसको अरेंज करेंगे और चेक करेंगे इनका बेसिक ऑर्डर। सबसे कम तो एनिलीन है, तो एनिलीन को उठा के लास्ट में डाल दो। भाई एनिलीन कहाँ है, ये रही हमारी एनिलीन, ये बिल्कुल लास्ट में आएगी। इसके बाद हमारा अमोनिया है, तो अमोनिया भी है यहाँ पे, तो एनिलीन से पहले कौन आएगा भाई, अमोनिया। अब क्या है हमारे पास भाई, ये है 1 डिग्री 2 डिग्री और ये है हमारे पास 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा किसका होता है भाई, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री तो हमारे पास आएगा बाद में और यहाँ आएगा 1 डिग्री। तो ये अरेंजमेंट कब हुआ, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री का नेचर कैसा है, बल्कि नेचर। बल्कि नेचर हो चाहे छोटा, 2 डिग्री तो हमेशा सबसे पहले आएगा। 2 डिग्री उसके बाद क्या आया, 1 डिग्री, फिर अमोनिया, उसके बाद एनिलीन, और यहाँ ख़त्म होती है हमारी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो बची है भाई, वो बची है सिर्फ एनिलीन्स की। और एनिलीन्स के साथ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार, और साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। पुरानी नेम रिएक्शंस भी वहाँ पढ़ेंगे और नई नेम रिएक्शंस भी हम वहाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अमीन्स का चैप्टर रिवाइज करना है और पढ़ना है, साथ में बहुत सारी मस्ती भी करनी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।